Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to the Noman and Zoheb tutorials. आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और इसमें आज हम दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है केमिकल इक्विलिब्रियम से। उनमें से एक ग्राफ तो ये है जो कि मैंने बोर्ड पर बना रखा है, ठीक है, और एक और ग्राफ हमने डिस्कस करना है। और इस ग्राफ को समझने के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे कि आखिर रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम क्यों आता है। हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो घूम फिर कर वो इक्विलिब्रियम पर आकर रुक जाते हैं। तो क्या वजह है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। तो ग्राफ को समझते हैं और ग्राफ को समझने के बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो ये ग्राफ है फ्री एनर्जी और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बीच में। अब फ्री एनर्जी किसको कहते हैं? फ्री एनर्जी या फिर इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एनर्जी है किसी भी सिस्टम की जो कि सिस्टम यूजफुल वर्क करने में खर्च करता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये ऐसे समझ नहीं आई होगी आपको मे भी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक आदमी है जिसकी मंथली सैलरी है 1 लाख, 1 लाख रुपया महाना कोई आदमी है जो कि कमाता है और अब उसकी इच्छा है कि वो जो है गरीबों की मदद करना चाहता है, गरीबों की हेल्प करना चाहता है, जो कि जरूरतमंद है उनमें पैसे दान करना चाहता है, ठीक है। अब ये जो है अपनी सारी की सारी सैलरी तो गरीबों में नहीं बांट सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी सैलरी गरीबों में बांट देगा तो खुद सड़क पर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा कि जितने पैसे इसको जरूरत में होंगे वो पहले निकाल लेगा। लेट्स सपोज 1 लाख में से 70,000 इसकी अपनी जरूरत में है, तो 70,000 वो निकाल लेगा अपने लिए। बाकी जो बचेंगे उनको वो कहीं भी यूज कर सकता है, गरीबों जरूरतमंदों की हेल्प कर सकता है, कोई भी नेक काम उनसे कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है किसी भी सिस्टम के लिए। कोई भी सिस्टम जो होता है उसमें एनर्जी तो प्रेजेंट होती है, हर सिस्टम में अपनी एनर्जी होती है। जितनी भी एनर्जी होगी सिस्टम के अंदर उसको हम नाम देंगे टोटल एनर्जी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी जो कि सिस्टम को अपनी फ्रीडम बरकरार रखने के लिए चाहिए वो सिस्टम अपने पास रखता है। बाकी जो बचती है एनर्जी उसको हम नाम देते हैं फ्री एनर्जी। मतलब कोई भी सिस्टम होगा उसके पास जितनी भी एनर्जी है उसमें से वो कुछ एनर्जी निकाल कर रखेगा जो कि उसकी अपनी फ्रीडम के लिए चाहिए होगी। बाकी जो बचेगी वो सिस्टम कहीं भी यूज कर सकता है किसी भी यूजफुल वर्क करने में, तो उसको कहते हैं हम फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी कि सिस्टम की वो एनर्जी जो कि सिस्टम किसी यूजफुल वर्क परफॉर्म करने में इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, उसको हम नाम देते हैं फ्री एनर्जी। तो आप देखें यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी। ओके, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी फ्री एनर्जी कम होती जाती है। आप देखें जैसे ग्राफ में ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी पहले इतनी है जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। जब रिएक्शन स्टार्ट हो चला है तो आप देखिए फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स की कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और आके ये पॉइंट है जहां पर इनकी एनर्जी जो है इस सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो इस पॉइंट पर आकर मिनिमम हो जाती है। ओके, और इस पॉइंट से अगर हम आगे जाएंगे तो फिर से फ्री एनर्जी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है इक्विलिब्रियम को। और जैसे ही हम इक्विलिब्रियम से आगे जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स की तरफ, तो क्या होगा, फ्री एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम जब आता है, जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है उस वक्त उसकी फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। और जब फ्री एनर्जी मिनिमम होगी तो वो जो सिस्टम होगा वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होगा। आपने पढ़ा होगा एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इक्विलिब्रियम जब आता है तो उनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होने की वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो
ज्यादा से ज्यादा होती है, वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होते हैं। तो ये पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो अब ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में है। ठीक है, इसमें आपको दो लाइंस दिखेंगी। ये जो नीचे वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को। अब आप देखें ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसकी स्पीड, इसका जो रेट है कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा उस वक्त बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होगा उस वक्त प्रोडक्ट्स तो होंगे नहीं, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, और प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट्स में से वापस रिएक्टेंट्स भी नहीं बनेंगे, मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा उस वक्त बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। लेट्स सपोज इस केस में हमने एग्जांपल लिया है 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड, उसका रेट हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 का क्या मतलब है, 5 मोल्स पर सेकंड। मतलब कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में रिएक्टेंट्स के 5 मोल कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट्स खत्म होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी, प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी टाइम के हिसाब से। अब आप देखें स्टार्टिंग में बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जीरो है, उसका रेट जीरो है, और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या है, 5 है। कुछ देर के बाद ये 5 में से डिक्रीज होकर 4 पर आ जाएगी, और ये 0 में से इंक्रीज होकर 1 पर आ जाएगी। और कुछ टाइम बीतेगा तो ये जो है 4 में से डिक्रीज होकर कहां तक आ जाएगी, इसकी स्पीड 3 तक आ जाएगी, और इसकी जो स्पीड है 1 से इंक्रीज होकर कहां तक आ जाएगी, 2 तक आ जाएगी। उसके बाद फर्दर रिएक्शन आगे चलेगा तो फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसकी स्पीड, उसका जो रेट है वो मजीद डिक्रीज होकर 3 में से कहां तक आ जाएगा, 2.5 तक आ जाएगा। और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट है, स्पीड है, वो 2 में से इंक्रीज होकर कहां तक आ जाएगा, 2.5 तक आ जाएगा। अब आप देखें जब दोनों की स्पीड, ये जो पॉइंट है यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, ये जो हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है इसमें दोनों की जो स्पीड है यहाँ पर क्या हो जाती है, 2.4 मोल्स पर सेकंड। मतलब अगर एक सेकंड में रिएक्टेंट्स के 2.5 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो उसी एक सेकंड में प्रोडक्ट्स के 2.5 मोल्स कन्वर्ट हो जाएंगे बैकवर्ड रिएक्टेंट्स में। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड, दोनों का रेट सेम हो गया, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे कि ये क्या आ गया, हम कहेंगे ये केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया इस रिएक्शन में। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है, कब आता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। और ये जो ग्राफ है वो यही चीज शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। दोनों रिएक्शंस मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट दिखा रहा है। और फाइनली जो है जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, तब क्या आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है।